एक कोट है अरस्तु का, स्वस्थ मस्तिष्क का निवास स्वस्थ शरीर में होता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो मेंटली हम उसे बहुत ही ऊंचाई नहीं दे सकते। इसलिए आवश्यक है कि वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट हो। इसके बाद बच्चे में बात हो रही थी कि तुलना, बिल्कुल तुलना करने की जरूरत नहीं है। सब लोग अपने ढंग से जीते हैं, अपने ढंग के होते हैं, सब में वेरिएशन है, लेकिन एक जनरलिटी सब में पाई जाती है, सब में एक सामान्यता पाई जाती है। वहाँ हमको ध्यान रखना होगा। पता चला कि कोई बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है, डेली होमवर्क पूरा करके नहीं आ रहा है, या फिर आधे अधूरे बैग के साथ आ रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पेरेंट्स को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे का विकास सबका केंद्र बिंदु है। स्कूल भी उसी के लिए है, और पेरेंट्स तो इंटेंशनली जितना चाहता है अपने बच्चे का विकास, शायद इतना कोई नहीं चाहता है। तो पेरेंट्स निश्चित रूप से चाहता है, लेकिन चाहना और जागरूक होने में अंतर है। हम चाहते तो हैं कि बच्चा मोबाइल से बिगड़ जाएगा, लेकिन हमारे अंदर जागरूकता नहीं है, तो हम उसको देते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि बच्चे को मोबाइल से हम दूर नहीं रख सकते हैं, लेकिन क्या हम सोचते हैं कि कोई उपाय है? उपायों पर तो हम सोचते नहीं हैं। उपाय सोचे कि क्या उसके कोई विकल्प है। कितने लोगों के घरों में लाइब्रेरियां हैं बच्चों के लिए। हम कहते हैं बच्चों की कहानियों की तो किताबें हैं ना, बच्चों के सृजनात्मकता के लिए तमाम गेम्स आते हैं ना, बच्चों के भौतिक चार्ट्स है ना, नक्शे है ना, ग्लोब है ना। कितने घरों में इन चीजों को लोग जुटाते हैं। क्यों नहीं हम घर को एक स्कूल जैसा एटमॉस्फेयर देने का प्रयास करते हैं कि जैसा बच्चा स्कूल में वातावरण पाता है उसी के अनुरूप घर में भी पाए। और उसके पढ़ने की व्यवस्था कितने लोग करते हैं कि एक कमरे में शांति के साथ उसे पढ़ने का मौका मिले। घर तो बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन बच्चे के कहीं बैठने पढ़ने का इंतजाम हम उतनी जागरूकता के साथ नहीं कर पाते हैं। ये पेरेंटिंग का बड़ा हिस्सा है। हम अपने घर में एक ऐसा कोना जरूर बनाएं जहां बच्चा शांति के साथ, एकाग्रता के साथ, जागरूकता के साथ, मोटिवेशन के साथ पढ़ने को बैठे और समय उसमें इंगेज करे। अगर ऐसा नहीं है तब तो मोबाइल उसके हाथ में आएगा ही, और आप मोबाइल देंगे ही, क्योंकि मोबाइल नहीं देंगे तो उससे कोई बड़ा और गड़बड़ काम में वो लग जाएगा। तो हमें विकल्पों की तलाश करनी होगी, उसको सोचना होगा कि हम और क्या क्या काम उसके लिए कर सकें। बच्चे का हम सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करें, उसे आत्मविश्वास से भरें। आत्मविश्वास से भरने का तरीका है कि बच्चे जो जिस स्थिति में है हम उसी स्थिति में उसको थोड़ा इंस्पायर करें, थोड़ा अप्रिशिएट करें। कोई बच्चा, सभी बच्चे तो एक समान नहीं होंगे। कोई बच्चा ऐसा होगा जो गणित की एक पूरी संक्रिया को पूरी सटीकता के साथ कर लेता होगा। कोई बच्चा ऐसा होगा जो आधी संक्रियता तक पहुंच जाएगा, लेकिन आधे के आगे उसे करने नहीं आएगा। कुछ बच्चे होंगे कि वो शुरुआत ही नहीं आएगा। तो जहां पर बच्चा है हम वहीं से उसको अप्रिशिएट करें कि नहीं तुम इतना जान गए तो आगे तुम ये भी चीज जान जाओगे। और पेरेंट्स मीटिंग, जो पीटीए का कॉन्सेप्ट है पेरेंट टीचर मीटिंग की, इसमें हम इन्वॉल्व हो, हम टीचर से संपर्क में रहें। वो हमारे बच्चे के बारे में तभी तो जानकारी देगा। हमारे पास एक या दो बच्चे हैं, लेकिन टीचर के पास वैसे सैकड़ों बच्चे। तो टीचर 100 बच्चों की जिम्मेदारी संभाल सकता है, तो आप 2 बच्चे के लिए उसे संपर्क करें तो उसे सुविधा होगी। वो आपके बच्चे को और अच्छा बना पाएगा तब जब आप उसका सहयोग करें। तो हर स्तर पे, चाहे वो क्रिएटिविटी के लिए आप स्कूल क्रिएटिविटी कराता है, सीखने का जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं है कि हमने गुलाम का नियम बता दिया, बच्चा गुलाम का नियम रट लिया, जाके परीक्षा में लिख दिया, बहुत अच्छा नंबर पा गया। ये एजुकेशन नहीं, एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। एजुकेशन तब है जब बच्चा गुलाम के नियम को समझ जाए और अपने जीवन में उतार ले, दूसरे ऐसे दृष्टांत, उदाहरण, घटना बता दे जिसमें इसका उपयोग हो रहा हो, जहाँ वो चीजें घटित हो रही हो,
तब जाकर के शिक्षा है, यानी शिक्षा सृजन का विषय। शिक्षा बालक को अपना जो ज्ञान है ना वो खुद गढ़ता है, वो ज्ञान देने और लेने का विषय नहीं है। शिक्षक तो केवल इतना ही करता है कि एक वातावरण स्कूल, शिक्षक जहाँ कमजोरी है वहां पर उसको हेल्प दे देता है, उसकी मेंटरिंग करता है, उसको सुपरवाइज करता है कि बच्चा कहाँ भी पहुंचा है, कहाँ पर उसकी प्रॉब्लम है, हम थोड़ा सा वहां हेल्प कर देंगे तो और आगे वो बढ़ जाएगा। तो बच्चे का जो सीखने की प्रक्रिया है वो कैसा है, लर्निंग बाय डूइंग, काम करके ही सीखा जा सकता है, अनुभव के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। जब हम वस्तुओं के साथ घटनाओं के साथ रहते हैं तब सीखते हैं, वो सीखना वास्तविक सीखना। इसके लिए हमें समय देना होगा, हमें जागरूक बनना होगा। समय इन सेंस में कि हम अपने बच्चों को अपने साथ तमाम चीजों का जब कहीं बगीचे में ले जाते हैं, मेले में ले जाते हैं, घूमने ले जाते हैं या खेत में काम कराते हैं, अपने बिजनेस में उनसे काम लेते हैं, उनको दूर मत रखिए अपने से। ये नहीं कि बच्चा पढ़ रहा है तो उसे हम बिजनेस में क्यों अपने दुकान पर बैठाएंगे, क्यों खेती में ले जाएंगे, ऐसी वो सेपरेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बच्चा बिल्कुल एकदम ग्राउंड पे आके काम करना सीखे, वो सीखना होगा। अब स्कूल में जो सीख रहा है उसका उपयोग वही करेगा ना वो, और जब तक सीखे गए ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है, वो हमारे आचरण में नहीं आता है, तो फिर उसका क्या मतलब। रही बात बच्चे का, ये जो उम्र होती है वो उतने जागरूक नहीं होते, वो वही कच्ची उम्र में है तो वो बहुत गलतियां करेंगे, और गलतियां वास्तव में बहुत बड़ी गलतियां नहीं होती है, वो होता है गलतियों के माध्यम से ही तो लोग सीखते हैं, वो सजा लायक गलतियां नहीं है। गलती होना, त्रुटि होने का मतलब है कि बच्चा प्रयास कर रहा है, इसकी तो गलती हो रही है, अगर वो प्रयास नहीं करेगा तो गलती कहाँ होगी। तो हम गलतियों पर भी उनको अप्रिशिएट करें, हम वहाँ उनको समझाएं, बताएं और इन्वॉल्व करें। कोई बच्चा जितना इन्वॉल्व होगा उतना ज्यादा सीखेगा। बच्चों में बहुत सी चीजों को लेकर के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाती है, और यह इंफीरियरिटी ज्यादा तब आती है जब अपने गार्जियन, अपने खास दोस्त, अपने जो बहुत करीबी होते हैं, जब उनके माध्यम से उसे ड्यूटी फील कराई जाती है तो उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ज्यादा आता है। तो गलती के बजाय हमारा फोकस सुधार पे होना चाहिए। गलती एक बार हो गया कोई बात नहीं, हम यहाँ जागरूकता के साथ अलर्ट करें कि देखो भाई ये चीजें ठीक नहीं है, कैसे ठीक होगी, क्या करना चाहिए, इस पे हम समझाते रहें। और ये कंटिन्यूस प्रक्रिया ये नहीं है कि हम छोड़ देंगे तो फिर मामला वहीं के वहीं पहुंच जाएगा जहां से शुरुआत हुई थी। तो हम एक क्रम में, एक सततता में हम बच्चे को केयर करना शुरू करें और आगे बढ़ाएं, ताकि वो स्कूल में जब आए तो इस सिचुएशन में आए कि वो आगे की चीजों को सीखे। कभी कभी अब तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन पहले ऐसे बच्चे आते थे जो घर से खाना खा के नहीं आते थे, स्कूल में आके भूख लग जाती थी। अब बच्चे को भूख लग जाएगी तो वो क्या पढ़ेगा, बच्चे को कोई ट्रबल, खास तरह की कोई ट्रबल है वो क्या पढ़ेगा। तो उन चीजों को आइडेंटिफाई करना केवल स्कूल का काम नहीं है, गार्जियंस का काम है। स्पेशल नीड्स, जैसे बच्चे को थोड़ी कम दिखाई देती है, या बच्चे को थोड़ा कम सुनाई देता है, या बच्चा थोड़ा सीखने की प्रक्रिया में पिछड़ गया है, वहां पर हमारी भूमिका हम पहचाने। क्यों हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक ही दिन में पूरा चैप्टर सीख जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई क्लास के 2-4 बच्चे ऐसे हो जो एक ही दिन में पूरा चैप्टर सीख जाए, कोई बच्चा ऐसा हो उसे सीखने में 3 दिन का समय लगेगा। तो इस बात के लिए हम गिल्टी फील न करें, बल्कि उसे प्रोत्साहित करें कि यू कैन डू, आप कर सकते, इसे सीखो। आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा तारे जमी पे, तारे जमी पे आमिर खान की एक पिक्चर है, देखा होगा। उसमें एक बच्चा स्लो लर्नर रहता है और उसे अधिगम की बीमारी रहती है। वो बीमारी रहती है, 2-3 बीमारियां उसमें है। डिसलेक्सिया का मतलब है कि वो व्यक्ति पढ़ेगा तो याद नहीं होगा। दूसरी होती है डिसकैलकुलिया, उसमें
जोड़ने घटाने की क्षमता नहीं रहती है, वो मिस्टेक बार बार कर जाएगा। इसके बाद होती हमारी डिस्ग्रेफिया। डिस्ग्रेफिया में होता है कि अक्षर समझ में नहीं आते हैं। जिसे कबूतर का लिखेगा इधर बाहर लटका देगा, उल्टे साइड में लटका देगा। एम बनाना रहेगा और डब्लू बनाना रहेगा, वो कभी एम को डब्लू लिखेगा, कभी डब्लू को एम लिखेगा। एस बनाना रहेगा, कभी उल्टे तरीके से बनाएगा, कभी सीधे तरीके से बनाएगा। ये प्रॉब्लम्स है, ये होती है। हो सकता है कि 100-200 बच्चों में किसी को ये प्रॉब्लम हो। तो ये प्रॉब्लम जब जेनेटिक है, बच्चे का उसमें कोई दोष नहीं है, तो क्या बच्चे को सजा हम देंगे उसके लिए? नहीं, हम बच्चे को पहचानेंगे। बच्चे को पहचानना जरूरी है, उसमें कमियां क्या है। अगर कोई कमजोरी है, उस कमजोरी का पहचान जब कर लेंगे तो हम भी इलाज के बारे में एज ए पेरेंट सोचेंगे, स्कूल भी सोचेगा और सरकार और समाज इसके लिए काम करती है। तमाम बच्चों को देखने के लिए, सुनने के लिए, स्पीच के लिए तमाम फ्री में दिए जाते हैं। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो फ्री में काम करती हैं, लेकिन जब हम जानेंगे तब ना बच्चे का हवाई जांच कराएंगे। तो इन सारी चीजों के प्रति हमें केयरफुल रहना। दूसरा चीज है कि आज का दौर है, स्ट्रेस पैदा हो जाता है। स्ट्रेस का मतलब तनाव। हम देख रहे हैं कि हमारे साथी तो 100 नंबर 80 नंबर पा रहे हैं और हमको 40 नंबर ही मिला है। तो ये चीजें स्ट्रेस डेवलप कर देती है। स्ट्रेस जब लंबे समय तक बन जाता है तो बड़ा हानिकारक होता है और वो धीरे धीरे चिंता में बदल जाएगा, भगनाशा में बदल जाएगा। तो हम वहां पर स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी कोशिश करें कि बच्चे को तनाव से कैसे निकालेंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे को हम इमोशनली मोटिवेट करें, इमोशनली उसको अपने से जोड़े, उसके खान पान का ध्यान रखें और उसके अगर कहीं विशेष आवश्यकता पड़ती है तो उसके साथ हम इन्वॉल्व होकर उस काम को सिखाएं। किसी चीज को छोड़ देने से कोई काम हो जाएगा? नहीं होगा। तो हम क्यों न उसके साथ जुड़ करके उसकी कठिनाइयों को दूर करने में हम हेल्प करें। अगर खुद से नहीं होता है तो किसी दूसरे एक्सपर्ट, दूसरे टीचर, दूसरे डॉक्टर या जिस तरह की समस्या हो उसमें हम उसको जोड़ें। बच्चे को हम अवगत कराएं फियरलेसनेस का। तमाम अब तो सरकारें भी जागरूक हो गई हैं और तमाम कायदे कानून ऐसे बने हुए हैं जो बच्चों की सुरक्षा और बच्चों की संरक्षा के लिए बहुत ही जागरूकता के साथ काम करते हैं। बच्चों को भी इन चीजों का एहसास हो कि हम अकेले नहीं हैं, वो निडरता के साथ अपने काम को कर सके, अच्छे कामों को कर सके। तो हमें उनकी जानकारी उनको देनी है। पेरेंटिंग में विशेष रूप से चाइल्ड हेल्थ नंबर दे सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं, कोई कोर्स दे सकते हैं या उन्हें जानकारी हम प्रदान करें। कभी जरूरत पड़े तो उन्हें अन्य लोगों से मिलवाते जुलवाते रहे ताकि उनके अंदर एक जो संकोच का भाव है, जो भय का भाव है, डर का भाव है, जो हेजिटेशन है, वो दूर होना चाहिए। ये जीवन में बड़ी बाधा है और ये कब आएगा? ये आपके बताने से नहीं आएगा, ये सुनने से नहीं आएगा। ये सारी चीजें तब आती है जब हम खुद उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चों को हम इन्वॉल्व करें, बच्चों को जागरूक बनाए, उनके इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक बनाए, खुद के प्रति जागरूक बनाए, प्रकृति के प्रति जागरूक बनाए। उन्हें हम समझाएं। बहुत सी घटनाएं होती है, अक्सर हम लोग सुनते हैं छठ के समय और मकर संक्रांति के समय कितने बच्चे डूब करके मर जाते हैं। और सारे बच्चे जो भी डूबते हैं अमूमन 10 साल से लेकर के 20 साल के बीच के होते हैं। मतलब ये लेटर चाइल्डहुड से लेकर के ये एडमिशन तक होते हैं, किशोर होते हैं। हम क्यों नहीं उनको समझाते हैं? कहीं न कहीं हमारे समझ में कमी है, हम उनका प्रॉपर केयरिंग नहीं करते हैं। अगर केयरिंग करके उन्हें समझाएं तो बच्चे इस तरह की चीजों से बचेंगे। और हर गार्जियन चाहता है उसका बच्चा सुरक्षित ढंग से रहे और पढ़ने लिखने की प्रक्रिया में इतना मैच्योर हो, विकसित हो ताकि उनका नाम करे। और बच्चा जब इस पढ़ने लिखने की प्रक्रिया के द्वारा बहुत सारी चीजें सीख जाता है तो इंटरनली मोटिवेट होता है, स्टेप बाय स्टेप खुद मोटिवेट होगा, खुद आगे बढ़ेगा। पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। पढ़ने
के लिए सबसे बड़ी चीज है जागरूकता और एकाग्रता। जिस बच्चे ने जागरूकता और एकाग्रता को सीख लिया, स्वयं का मूल्यांकन करना जान गया कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारी सिचुएशन इससे अच्छी कौन से कामों में हो सकती है। अगर हम जागरूकता के साथ बच्चे को बताते हैं, उसे जागरूक बनाते हैं, तो बच्चे को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड होकर के खुद पढ़ता है। और सेल्फ मोटिवेशन जो होता है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण मोटिवेशन होता है। तो हम बच्चे को उस स्टेज में ले जाए कि बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड हो जाए, अपने एजुकेशन के लिए सेल्फ डायरेक्टेड हो जाए, सेल्फ लर्निंग उसमें आ जाए, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी उसमें आ जाए। इसके लिए हमको काम करना है। हम बच्चे को पढ़ाने से ज्यादा है क्यों न पढ़ा, तो पढ़ा क्या जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ने लिखने में क्या हमारी सावधानियां हैं, हम कैसे कि उसमें जब बच्चा फंस जाता है तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको वो ग्रहण नहीं कर पाता है और जो डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं उनका शिकार हो जाता है। तो बच्चे में हम एडिक्शन की बात करते हैं, जिसे नशा की बात, किशोरावस्था में नशा करना आम बात है। यदि आप गार्जियन होकर नशा करेंगे तो बच्चा आपसे ज़्यादा सीखेगा। अभी सर बता रहे थे ना कि आप जैसा करेंगे वैसा ही सीखेगा। आप झूठ बोलेंगे और बच्चे से चाहेंगे कि वो ईमानदार हरिश्चंद्र हो जाए, तो ये संभव है नहीं। वो आपको देख करके ज़्यादा सीखता है। जो चरित्र और नैतिकता होती है वो पढ़ाने का विषय नहीं होता है, वो देख करके सीखने का विषय होता है।